हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो भी केमिकल काइनेटिक्स में, जो बार बार आपके नेट के एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये वाली जो सीरीज है, इस सीरीज में हम बेसिकली उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक हैं आपके CSIR नेट के एग्जाम में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी। और सबसे ज़रूरी बात, इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताने हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व भी करवाऊंगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका एंजाइम कैटालिसिस। जी हाँ, मैं शुरू करता हूं एंजाइम कैटालिसिस को। देखो, कैटालिसिस वो फिनोमिना होता है जिसमें कोई ना कोई सब्सटेंस, कोई ना कोई स्पीसीज किसी रिएक्शन के रेट को इन्फ्लुएंस कर देती है। मैंने इंक्रीज नहीं बोला, मैंने बोला इन्फ्लुएंस कर देती है। घटा भी सकती है, बढ़ा भी सकती है, और वो एक्चुअल में खुद के अंदर कोई बदलाव नहीं करती। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है, जैसे होमोजीनियस कैटालिसिस में जो कैटलिस्ट है वो डिसोशिएट हो जाता है, एसोसिएट हो जाता है, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी कर लेता है, लेकिन उसका एसोसिएट होना, डिसोशिएट होना या फिर कॉम्प्लेक्स बनाना मेन रिएक्शन के क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। अगर मैं आपको एक्चुअल डेफिनेशन बोलूं तो एक्चुअल में जो कैटलिस्ट होता है वो ओवरऑल गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन, जो रिएक्शन का गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है उसको अफेक्ट नहीं करता। तो और रिएक्शन के रेट को क्या कर देता है, अफेक्ट भी कर देता है। ऐसी स्पीसीज को ही हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। तो कैटलिस्ट हमारे पास काफ़ी तरह की होती हैं, जैसे होमोजीनियस कैटालिसिस होती है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होती है, और हमारे पास एंजाइम कैटालिसिस भी होती है। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस के बारे में सेपरेटली बात करेंगे। इनमें से भी इंपॉर्टेंट कौन सा है, हेट्रोजीनियस उनमें से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, एंजाइम कैटालिसिस है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म बताने वाला हूँ। सबसे पहला है पॉजिटिव कैटालिसिस। जब कोई कैटलिस्ट किसी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है तो ऐसे कैटलिस्ट को पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं, और इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, पॉजिटिव कैटालिसिस कहा जाता है। जैसा कि आपके सामने एग्जांपल है, 2KClO3 MnO2 की प्रेजेंस में कहाँ जा रहा है, 2KCl + 3O2 में जा रहा है। ये एक पॉजिटिव कैटालिसिस का एग्जांपल है। ठीक है, लिखा भी हो आपके सामने, आप बाद में वीडियो को रोक के पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट बेसिक टर्म की बात करूंगा। नेक्स्ट आपके पास है नेगेटिव कैटालिसिस। देखिए, ऐसी स्पीसीज जो रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करती हैं और एक्चुअल में वहां पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, ऐसी स्पीसीज को नेगेटिव कैटालिस्ट कहा जाता है, और फिनोमिना को बोलते हैं नेगेटिव कैटालिसिस। एग्जांपल क्या, एसिटा एनालाइड, क्या 2H2O2 का एसिटा एनालाइड के प्रेजेंस में वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होना क्या है, नेगेटिव कैटालिसिस का ही एग्जांपल है। मैंने यहाँ पर आपको बताया। नेक्स्ट क्या है भैया आपका, इंड्यूस्ड कैटालिसिस। आप डेफिनेशन पढ़ोगे आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। व्हेन ए रिएक्शन इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ सम अदर रिएक्शन व्हिच डजंट ऑकर अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, द फिनोमिना इज कॉल्ड इंड्यूस्ड कैटालिसिस। जब किसी रिएक्शन की प्रेजेंस में दूसरी रिएक्शन होने लग जाए जो नॉर्मल कंडीशंस पर नहीं हो रही थी, तो ऐसी कैटालिसिस को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड कैटालिसिस बोलते हैं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन का एग्जांपल दिया गया, बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। सोडियम आर्सेनाइड जो होता है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, लेकिन सोडियम सल्फाइड क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। लेकिन जब हम दोनों को एक साथ रखते हैं, किसको, सोडियम सल्फाइड को भी और सोडियम आर्सेनाइड को भी, जब इन दोनों को एक साथ रखते हैं तो सोडियम आर्सेनाइड भी क्या होना शुरू कर देता है, ऑक्सीडाइज होना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, इंड्यूस्ड कैटालिसिस कहा जाता है। एक रिएक्शन की प्रेजेंस में दूसरी रिएक्शन जो नहीं हो रही थी वो क्या हो गई है, आपकी इंड्यूस हो गई है। इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड कैटालिसिस। नेक्स्ट बेसिक टर्म की बात करता हूं, पॉइजन्स। देखो भाई, कुछ ऐसी सब्सटेंस होती हैं जो क्या करती हैं, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देती हैं। कुछ ऐसी सब्सटेंसेस, जैसे यहां पर लिखा गया है, समटाइम रेट ऑफ कैटलाइज रिएक्शन। ध्यान रहे, नेगेटिव कैटालिसिस क्या करती है, नॉर्मल रिएक्शन का जो रेट है उसको कम कर देती है। लेकिन यहां पर क्या लिखा गया है, पॉइजन। नेगेटिव कैटालिसिस और पॉइजन में क्या डिफरेंस है, नेगेटिव कैटालिसिस किसी नॉर्मल रिएक्शन का रेट डिक्रीज कर देती है, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर कैटलाइज्ड रिएक्शन का जो रेट है वो अफेक्ट होता है। वहां पर तो नॉर्मल रिएक्शन का रेट घटता है, यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है, यहां पर कोई भी ऐसी स्पीसीज जो कैटलाइज्ड रिएक्शन के रेट को क्या कर देती है, अफेक्ट कर देती है, डिक्रीज कर देती है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम पॉइजन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं भाई, पॉइजन बोलते हैं, ठीक है। और बहुत कम अमाउंट ही ऐसा कर देती है, जैसे H2 + O2 की रिएक्शन प्लेटिनम की प्रेजेंस में हो रही थी और 2H2O का फॉर्मेशन हो रहा था। जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड को डाला, इसने क्या कर दिया, इसने इसकी एक्टिविटी को कम कर दिया, इसने इसके रेट को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, यहाँ पर पॉइजन का काम कर रहा है, जहर का काम कर रहा है, किसके लिए, इस रिएक्शन के लिए।
तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, एंजाइम कैटालिसिस की तरफ। अब हम मूव करते हैं एंजाइम कैटालिसिस की तरफ। देखिए एंजाइम कैटालिसिस, एंजाइम कैटालिसिस के लिए जो आपका इंपॉर्टेंट है ना, वो आपका उसका मैकेनिज्म है। बार बार उस मैकेनिज्म के जो लास्ट के एक्सप्रेशंस होते हैं वहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं शुरू करता हूं, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, मैकेनिज्म की। देखो भाई, ये जो रिएक्शन होती है ना, कैसे जाती हैं, ये जाती हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के थ्रू। एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है एंजाइम की और सबस्ट्रेट की, उसको क्या बोलते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है, उसके थ्रू जाती हैं। तो ये बताया किसने था, माइकल मेंटन ने इसको बताया था। मैं यहाँ पर पहले मैकेनिज्म आपको बता देता हूँ, मैकेनिज्म आपको समझ में आ ही जाएगा। देखो सबसे पहले एक एंजाइम होती है और एक सबस्ट्रेट होता है, इनसे क्या बनता है आपके पास, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। यहाँ पर फॉरवर्ड का रेट K1, बैकवर्ड का K-1। अब ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, ये कहाँ कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये ओवरऑल मैकेनिज्म होता है किसका, एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन का, ठीक है। ये ES क्या होता है, इसको आप कोई ना कोई ट्रांजिशन स्टेट कह लीजिए या फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कह लीजिएगा, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आई थिंक आपको पता होगा E जो है ये क्या बता रहा है, ये आपका है फ्री एंजाइम, फ्री एंजाइम एट एनी टाइम, ठीक है। E0 क्या है, ये है भाई इनिशियल अमाउंट ऑफ फ्री एंजाइम, इनिशियल अमाउंट ऑफ फ्री एंजाइम, फ्री एंजाइम की इनिशियल अमाउंट। तो आपको यहां पर एक बात समझनी होगी, इनिशियली क्या रहा होगा, इनिशियली केवल और केवल आपका E0 रहा होगा और सबस्ट्रेट अलग रहा होगा। मतलब जब मैं इनिशियल कंडीशंस की बात करता हूं तो आपका जो एंजाइम है इनिशियल केसेस में बिल्कुल एंजाइम जो है फ्री पड़ा रहा होगा जब तक वो सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में नहीं आया। भाई ये कब बनेगा, ये सबस्ट्रेट कब बनेगा, जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगे। और जब तक कांटेक्ट में नहीं आए हैं तब तक सारा ही एंजाइम क्या पड़ा हुआ है, फ्री में, फ्री ही पड़ा हुआ है, सारा का सारा एंजाइम क्या पड़ा हुआ है, फ्री पड़ा हुआ है। अब जैसे ही दोनों कांटेक्ट में आए, देखो इनिशियली सारा का सारा जो एंजाइम है वो फ्री पड़ा हुआ है, ये इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल स्टेज है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब कुछ समय के बाद जब दोनों को कांटेक्ट में लाया गया, सबस्ट्रेट कांटेक्ट में आया एंजाइम के, तो इसमें से कुछ ना कुछ एंजाइम किस में कन्वर्ट हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो गया। और कुछ टाइम, उसी टाइम के ऊपर कुछ ना कुछ एंजाइम आपका फ्री भी एग्जिस्ट करता है, फ्री भी क्या करता है भाई, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यहां से क्लियर है, इसको मैं क्या कहता हूं, इसको कहता हूं इक्वेशन नंबर 1, सही है। और यहां से क्या निकाल सकता हूं, E बराबर यहां पर आ जाएगा E0 माइनस ES। मैंने ऐसा क्यों किया मैं बता दूंगा मैंने ऐसा क्यों किया, अभी के लिए मान लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात, जो रिएक्शन का रेट होगा वो कौन बताता है, भाई किसी भी, जब हमने एसएसए पढ़ा है और जब हम एसएसए के बारे में काफ़ी एग्जाम्पल्स कर चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स में, तो हमें इस बात का पता है भाई आप इस स्टेप से रेट नहीं बता पाओगे। रेट कौन बताएगा, रेट आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन वाला स्टेप ही बताता है। तो प्रोडक्ट किस स्टेप में बन रहा है, इस स्टेप में बन रहा है, तो क्या कहूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा भाई, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, R इज इक्वल टू K2 और यहां पर क्या आएगा E और यहां पर क्या आएगा S। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब देखो, अब जो ES है ना, जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन है ना, वो एक इंटरमीडिएट है। और ये तो हम सब जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन के रेट को हम इंटरमीडिएट की फॉर्म में नहीं रखते हैं, किसी भी रिएक्शन के रेट को इंटरमीडिएट की फॉर्म में नहीं रखते हैं। किस फॉर्म में रखते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में ही हम लोग रखते हैं। तो अब क्या करना, सॉरी क्या करते हैं भाई, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की फॉर्म में ही रखते हैं, बल्कि एक्चुअल में सही बताऊं तो हमेशा रिएक्टेंट की फॉर्म में ही रखा जाता है रेट लो एक्सप्रेशन को, ठीक है। मैंने गलती से बोल दिया था, यहां पर क्या करना होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को रिमूव करना होगा। तो अब क्या करेंगे, अप्लाई एसएसए ऑन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, अप्लाई एसएसए ऑन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब एसएसए क्या कहती है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट
इज इक्वल टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इंटरमीडिएट। यही बेसिक सीधा साधा कॉन्सेप्ट है किसका, एसएसए का। तो अब क्या करना है भाई, अब किन में बना है, देखो पहले वाले स्टेप में बना हुआ है, तो क्या करूंगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन K1 इंटू ई इंटू एस। मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं भाई, K1 इंटू ई इंटू एस, ये तो बना हुआ, और सामने क्या आएगा, टूटा हुआ। बनने का रेट और सामने क्या, टूटने का रेट, खत्म हो गया। ऐसे ऐसे यही होता है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। अब टूटा किस में है, टूटा तो इसमें भी है और बैकवर्ड में भी है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा K-1 और यहाँ पर ES और प्लस K2 और यहाँ पर भी आ जाएगा आपका ES। ठीक है, यहाँ से हम ES तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, पर एक समस्या है। क्या समस्या है भाई, हमें सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पता होगी, लेकिन हमें यह पता नहीं होगा क्या, ई मतलब किसी भी टाइम पर फ्री एंजाइम कितना हमारे पास है, ये हमें पता ही नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन क्या चलती है, बहुत फास्ट चलती है। एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, तो हमें इसका किसी भी टाइम के ऊपर कितना एंजाइम फ्री है वो हमें पता नहीं होगा। हाँ, हमें इनिशियल फ्री एंजाइम तो पता होगा, पर हमें ये यहाँ से पता नहीं होगा। तो सर इसका क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसके लिए आप क्या कर सकते हो ना, मैंने कहा था बताऊंगा यूज कहाँ होगा, ये यहाँ पर यूज हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यूजिंग टू इन फोर, यूजिंग टू इन फोर, इस ई की जगह इसको रिप्लेस कर दूंगा, और यहाँ पर क्या आएगा आपके सामने, यहाँ पर आ जाएगा K1 और यहाँ पर आएगा ई नोट, ब्रैकेट शुरू कर देता हूँ, यहाँ पर ई नोट माइनस ES और यहाँ पर क्या S, और सामने क्या होगा भाई, सामने होगा आपके पास K-1 ES प्लस K2 और यहाँ पर भी ES, ये आ जाएगा भाई। ठीक है, अब ES वाले हिस्से को उधर लेकर चले जाते हैं, तो ये क्या बनेगा भाई, K1 E नोट S इज इक्वल टू, ये माइनस में है उधर जाके प्लस में हो जाएगा, ये क्या बनेगा K1 और यहाँ पर ES और यहाँ पर S, सही है, और प्लस K-1 ES और प्लस K2 और यहाँ पर ES आ जाएगा भाई। सही है, आई थिंक क्लियरली समझ में आया होगा। मैंने इस हिस्से को कहाँ लेकर चला गया, मैं उधर की साइड लेकर चला गया हूँ। अब क्या करना, अब तो ES की वैल्यू निकालनी है। ES क्या बनेगा, ES आपका बनेगा, आई थिंक यहाँ पर K1 E नोट आएगा, एक मिनट, K1 E नोट ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, ES बराबर देखो ये बनेगा K1 E नोट और यहाँ पर S डिवाइड बाय, ध्यान से देखो भाई, यहाँ से ES हटेगा तो K1 इंटू एस बचेगा, यहाँ पर K-1 और यहाँ पर K2, क्या बनेगा भाई, यहाँ पर K1 इंटू एस बनेगा प्लस K-1 प्लस K2 बनेगा भाई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई हमारे पास, 5 हो गई भैया। अब क्या करना है, अब 5 को यूज करना है। ठीक है, यूजिंग 5 इन 4, 5 को 3 में सॉरी, ES की कंसंट्रेशन यहाँ पर पुट कर देनी है, कहाँ से, इक्वेशन नंबर 5 से। डेरिवेशन फटाफट करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं, इसी वजह से। यूजिंग 5 इन 3, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको क्या दूंगा, कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आंसर करने हैं। ठीक है, देखता हूं कितनी समझ आपको एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन की है। अगर एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन के कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप किस तरीके से उनको डील करोगे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ देखिए भाई, यूजिंग 5 इन 3, R बराबर क्या आ जाएगा भाई, K2 K1 और यहाँ पर E नोट और यहाँ पर S। ठीक है भाई, यहाँ पर तो केवल K2 था ना, केवल K2 था और बाकी ES था, तो कुछ नहीं करना, इसके साथ में क्या गुणा कर देना है, K2 गुणा कर देना, बाकी सब सेम रहेगा। तो यहाँ पर K1, यहाँ पर S, यहाँ पर K-1 और यहाँ पर K2। नीचे से K1 को कॉमन ले लो भाई, क्योंकि बहुत सारे अननोन कांस्टेंट हो गए हैं, तो हमें अननोन कांस्टेंट्स को रिमूव करना है। देखते हैं कैसे आएगा, देखो जरा, यहाँ से क्या लिखूंगा, R बराबर, देखो नीचे से K1 कॉमन ले लूंगा तो क्या होगा भाई, K2 और यहाँ पर K1 और यहाँ पर E नोट और यहाँ पर S, नीचे से क्या आएगा, K1 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर S बचेगा, यहाँ पर K-1 प्लस K2 बाय K1, ये बन जाएगा भाई। सही है, जो कैंसिल हो रहा है उसको काट देंगे, देखो K1 से K1 गया, साथ के साथ और क्या करूँगा, K-1 प्लस K2 डिवाइड बाय K1 को क्या पुट कर दूंगा, Km पुट कर दूंगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइकल मेंटन कांस्टेंट, माइकल मेंटन कांस्टेंट। सही है, ठीक है, ध्यान रहे माइकल मेंटन कांस्टेंट।
क्या है भाई, ऊपर वो रेट कांस्टेंट हैं जिसमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज हुआ है। ध्यान से देखो, ऊपर K-1 है और K2 है। अब K-1 कौन सा स्टेप बताता है? K-1 वही स्टेप बताता है जिसमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज होता है, और K2 भी उसी स्टेप को रिप्रेजेंट करता है। देखो K-1 उसी स्टेप को बता रहा है जिसमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स खत्म हो रहा है। इसी तरीके से K2 भी उसी स्टेप को बता रहा है जिसमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। और K1 किसको बता रहा है? K1 उस स्टेप को बता रहा है जिसमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअल में माइकल मेंटन कांस्टेंट कुछ भी नहीं है। माइकल मेंटन कांस्टेंट बेसिकली रेशो है, ऊपर वो रेट कांस्टेंट जिनमें डिकम्पोज हुआ है और डिनोमिनेटर में वो रेट कांस्टेंट जिसमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है। उसी को क्या बोलते हैं? माइकल मेंटन कांस्टेंट बोलते हैं। और इसकी भी कुछ ना कुछ डायमेंशंस होती हैं। इसकी डायमेंशन क्या होती हैं? जो भी कंसंट्रेशन की डायमेंशन होती हैं, हैव डायमेंशंस ऑफ डायमेंशंस ऑफ डायमेंशंस ऑफ हैव डायमेंशंस ऑफ कंसंट्रेशन की क्या होती हैं? इसकी डायमेंशंस होती हैं। अभी पता लग जाएगा कैसे बोल रहा हूं। देखो, अब यहां पर Km रख दूंगा और ये आपका काम हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा? देखो भाई, मजेदार है, बिल्कुल गजब। यहां से आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेगा और आप कहेंगे सर ये तो आपने सही कहा था। K2 E0 और यहाँ पर S डिवाइड बाय Km प्लस S, ये आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, रेट का एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। अब देखो, पता क्या होता है, हम इसको बार बार तोड़ मरोड़ के लिखा करते हैं। पहले भी लिखा हुआ हमने ऐसा, यूनिमोलिकुलर में भी ऐसा ही करते हैं, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में भी ऐसा ही करते हैं, लैंगमर एडजॉर्प्शन में भी ऐसा ही करते हैं। ठीक है, और तो और जब हम अर्हेनियस इक्वेशन पढ़ते हैं तो उसमें भी इक्वेशन को तोड़ मरोड़ के अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि यहाँ पर जो बहुत सारे कांस्टेंट आए हुए हैं ना, जैसे K2 है, जैसे Km है, इनकी वैल्यू मुझे पता चल जाए। क्योंकि सीधा सीधा तो वैल्यू पता चलेगी नहीं, सीधा सीधा तो वैल्यू पता चलने से रही। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के देखेंगे और हमें पता लग जाएगा K2 क्या होगा और Km क्या होगा। K2 और Km की खुद की ही अपनी विशेषताएं हैं, इसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। इधर देखिए, अब क्या होगा, यहाँ देखो जरा, मजा आ जाएगा भाई आपको। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 6 कह दूंगा मैं इसको, 6, डरूंगा नहीं, 6 नंबर दे दूंगा इसको। अब देखो भाई, यहाँ पर एट लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम होगी क्या होगा? देखो, सबस्ट्रेट छोटा 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 किससे? माइकल मेंटन कांस्टेंट से। तो यहाँ पर आर क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा K2 E0 और यहाँ पर S और डिवाइड बाय Km। तो यहाँ से क्या पता चला? यहाँ से पता चला फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रही है रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रही है। क्योंकि जो हमारे पास जो ये आया है ना, हमारे पास क्या कहते हैं, लास्ट एक्सप्रेशन हमारे पास आया है, इससे हम इस रिएक्शन का ऑर्डर नहीं बता पाएंगे कि भाई सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में किस ऑर्डर को फॉलो करती है, ये हम नहीं बता सकते क्योंकि कॉम्प्लेक्स रेट एक्सप्रेशन हमारे सामने आया है। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, सबस्ट्रेट को कम लेंगे तो कौन सा ऑर्डर होगा, सबस्ट्रेट को ज्यादा लेंगे तो कौन सा ऑर्डर होगा, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं भाई। अब देखते हैं भाई, एट हाई कंसंट्रेशन, एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट क्या होगा? इसका मतलब क्या भाई, सबस्ट्रेट बहुत बड़ा, सबस्ट्रेट तो बहुत बड़ा, किससे? Km से। सबस्ट्रेट बहुत बड़ा हो जाएगा किससे भैया? Km से। इसका मतलब तो यही होता है भाई, सबस्ट्रेट बड़ा 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 किससे? Km से। तो अब क्या बनेगा इससे, देखो जरा, R बराबर K2 E0 S डिवाइड बाय S। तो यहाँ पर इसको नेगलेक्ट कर दूंगा तो S से S कट जाएगा। दिस इंप्लाइज R बराबर K2 E0। ठीक है, और यहाँ पर क्या कहूँगा, ये क्या है आपका, दिस इज जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू
सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में कैसा है, जीरो ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है। सही है भाई, समझ में आपको आ रहा होगा। अब सर ये क्या चीज है, देखो एक्चुअल में आप इमेजिन करिए आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ एंजाइम है, ठीक है, और आपके पास सबस्ट्रेट का कम एंजाइम है, ठीक है। जब सबस्ट्रेट भी आपके पास कम है और एंजाइम भी आपके पास कुछ ना कुछ स्पेसिफिक अमाउंट है, कुछ कितना भी मिलीग्राम माइक्रोग्राम में आपके पास एंजाइम है, तो जब आप दोनों को मिक्स करेंगे या फिर जब आप कैटलिस्ट को एंजाइम को यूज़ करेंगे तो क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। और सारा का सारा जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। जितना ज़्यादा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा रिएक्शन का रेट उतना ही ज़्यादा होगा। अब हमें पता चला कि भाई एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सबस्ट्रेट अगर ज्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, तो सारा का सारा एंजाइम ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में ही कन्वर्ट हो जाएगा। सारा का सारा तो नहीं, मतलब मैक्सिमम जितना कन्वर्ट होना होगा वो एंजाइम सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब एंजाइम सबस्ट्रेट बनने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक एंजाइम की और एक सबस्ट्रेट की। अब ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है। अब क्या करेंगे, जब ये कम अमाउंट में होगा तो ये कम ही बनेगा, लेकिन जब ये ज्यादा होगा तो जितना इसको बनना होगा उतना ये बन जाएगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, ये तब बनेगा जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत बहुत ज्यादा होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो रेट आपका आया है ना, ये पता है कौन सा रेट है, ये आपका आर मैक्स है। जिसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम रेट ऑफ द रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम रेट ऑफ द रिएक्शन। यहां पर लिखूंगा दिस इंप्लाइज आर बराबर आर मैक्स इज इक्वल टू के टू इंटू ई नोट। इससे ज्यादा रेट हो नहीं सकता। और जब मैं ग्राफिकल इसी बात को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में भी आ जाएंगी। देखिए जरा, देखो भाई मैं फटाफट इसलिए करवा रहा हूं ताकि हम लोग कम से कम समय में सारी की सारी चीज़ों को कवर भी कर सकें और आपको सारी चीज़ें समझ भी आ जाए। इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है। जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उस टाइम जो हमारा रेट है वो क्या होगा, मैक्सिमम रेट होगा। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज योर आर मैक्स, दिस इज योर आर मैक्स, दिस इज योर आर मैक्स, ठीक है। एक और कंडीशन बनेगी यहाँ पर आर मैक्स बाय 2, मतलब जब रेट आधा होगा इसको क्या कहेंगे, आर मैक्स बाय 2। ये कब होता है, ये कब होता है, ये तब होता है जब जब Km जो है माइकल मेंटन कांस्टेंट नियरली बराबर हो जाता है किसके, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के। ऐसा तब होता है, ये कब होता है, जब माइकल मेंटन कांस्टेंट सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के नियर अबाउट बराबर ही हो जाता है, तब ऐसा आपको होता हुआ दिखाई देता है। सही है। तो यहाँ पर दो तरह के और ग्राफ बनते हैं, लाइन वीवर बर्क प्लॉट और दूसरा है एडी हॉफस्टे प्लॉट। एक बार फटाफट वो बता देता हूँ और फिर हम फटाफट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं दोस्तों, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस। पहला पहला है लाइन वीवर बर्क प्लॉट, कुछ नहीं है, इक्वेशंस को इधर उधर किया हुआ है। लाइन वीवर बर्क प्लॉट, वन अपॉन आर वर्सेस वन अपॉन एस। ऐसे ही ग्राफ आपको लैंगमर में भी दिखाई देते हैं, ठीक है। लैंगमर में मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको पार्टिकल इन बॉक्स पढ़ा ही रहा हूं, वो भी पढ़ाऊंगा, बाकी टॉपिक भी आपको पढ़ाए जाएंगे। देखो हमारे पास क्या है, एज आर इज इक्वल टू के टू ई नोट एस डिवाइड बाय के एम प्लस एस। सही है, सही है भाई। और क्या, आर इज इक्वल टू आर मैक्स, यहाँ पर एस डिवाइड बाय के एम प्लस एस। उल्टा कर दो भाई, रिवर्स कर दो, वन अपॉन आर बराबर के एम अपॉन आर मैक्स, ठीक है, इंटू वन अपॉन एस। यही बनेगा भाई, वन अपॉन एस प्लस। उसके बाद देखो उल्टा करेंगे तो के एम के नीचे दोनों क्वांटिटी आएंगी, के एम अपॉन आर मैक्स इंटू एस, फिर एस अपॉन आर मैक्स इंटू एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, वन अपॉन आर मैक्स। तो अब क्या होगा, y बराबर एम एक्स प्लस सी, वाई बराबर एम इंटू एक्स प्लस सी। आई थिंक सारी क्वांटिटी आपको क्लियर हो गई होंगी। ये रहा x, के एम बाई आर मैक्स कितना है आपका, ये है।
और वाई इंटरसेप्ट भी आपके सामने है। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो इस तरीके का ग्राफ आपको यहाँ पर दिखाई देगा भाई। ठीक है, मजा आ जाएगा ग्राफ देख के आपको। ये देखिए जरा, गजब की चीज बताऊंगा इसमें भी, मजा आ जाएगा भाई, मजा आएगा। देखो अब आपको सबको पता है कि जो इसका स्लोप होगा ना वो कैसा होगा, पॉजिटिव स्लोप वाला ग्राफ बनेगा। पॉजिटिव स्लोप वाला ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा? पॉजिटिव स्लोप वाला ग्राफ बनेगा। सही है। जब पॉजिटिव स्लोप वाला ग्राफ बनेगा तो भाई मैं तो इसका क्या निकालूंगा, एक्स इंटरसेप्ट भी निकालूंगा और वाई वाला भी निकालूंगा, दोनों ही निकालूंगा। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट तो निकाला हुआ है, क्या है यहाँ पर 1/r वर्सेस 1/s। सही है। अब ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी है भाई, ये वाली वैल्यू, ये कितनी वैल्यू है हमारे पास, ये है 1/r मैक्स। ठीक है, स्लोप कितना है, ये है km बाय आर मैक्स। कहाँ से पता चला सर, ये रहा भाई km बाय आर मैक्स, यही तो स्लोप है। ये तो वाई इंटरसेप्ट है। अब पेपर में कभी पूछ ले भाई एक्स इंटरसेप्ट बताओ कैसा होगा, फिर क्या करेंगे, बोलो सर हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे ऐसे, और क्या कर लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे वैल्यू भाई, मैं बताता हूँ ट्रिक। वैसे तो क्या करना होगा भाई, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ये एक्स इंटरसेप्ट है, वाई को जीरो पुट करना होगा, मतलब इस इक्वेशन में 1/r को जीरो पुट करना होगा। इस इक्वेशन में 1/r को यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर पुट 1/r इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड 1/s। तो आपको क्या करना है, 1/r को तो 0 पुट करना है, क्योंकि जब x इंटरसेप्ट की बात होगी तो y 0 हो जाएगा, और y कौन है यहाँ पर 1/r। जब इसको 0 पुट करोगे और इसकी वैल्यू निकालोगे तो पता कितना आएगा, ये आएगा 1/s बराबर -1/km आ जाएगा, -1/km आ जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है भाई। जब मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा तो मैं आपको ये सब लर्न करने की टेक्निक भी बता दूंगा। अभी के लिए इतना सही है, अब इतना समझ लीजिएगा, आई थिंक सफिशिएंट है। तो यहाँ पर क्या पता चला, ये जो वैल्यू है ये कितनी आई, -1/km आ गई भाई, -1/km आ गई। ठीक है, तो ये हमारा क्या था भाई, लाइन वीवर बर्क प्लॉट। एक और ग्राफ बनता है, उसका नाम क्या है भाई, उसका नाम है एडी हॉफस्टे प्लॉट। कुछ नहीं है, बस इक्वेशंस का रीअरेंजमेंट है, बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें। इसको बोलता हूं एडी हॉफस्टे प्लॉट। एडी हॉफस्टे, नाम से कोई लेना देना है नहीं, हॉफस्टे प्लॉट। बस ध्यान रखना किस किस के वर्सेस है, आर वर्सेस r/s। ठीक है, इससे जुड़े हुए जो आए हुए क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखा दूंगा, कुछ एक दिखाऊंगा, ज्यादा तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए दूंगा। ठीक है, हमारे पास है r बराबर r मैक्स s डिवाइड बाय km प्लस। सही है। अब क्या करना है, r वर्सेस r/s, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, r और यहाँ पर क्या km प्लस r इंटू एस इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू आर मैक्स लिख देता हूँ, आर मैक्स है ना, और s को नीचे ले आता हूँ, s को ले आता हूँ नीचे, ये रहा भाई। सही है। अब क्या करेंगे, अब देखो क्या बनेगा, ये बनेगा km r/s, उसके बाद r वर्सेस r/s प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, r, देखो एस एस कटेगा, इज इक्वल टू आर मैक्स। बहुत सिंपल है भाई, बहुत आसान तरीके से कर दिया। r बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, -km और यहाँ पर r/s और प्लस क्या आ जाएगा, r मैक्स। सही है। तो देखो जरा, y बराबर m इंटू एक्स प्लस सी। कहानी खत्म हो गई भाई, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब स्लोप कैसा आएगा जी, अब स्लोप सर नेगेटिव आएगा, बिल्कुल नेगेटिव आएगा, दिखाई दे रहा है, r वर्सेस r/s। कितना आसान तरीके से रीअरेंज कर दिया भाई, देखना जरा, देखना जरा। अब क्या होगा, r वर्सेस r/s, अब नेगेटिव स्लोप के साथ तो आपका दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ वाली वैल्यू, ये जो इंटरसेप्ट है ना, ये कितना है, देखो r की मैक्सिमम वैल्यू ही तो है, ये आपका r मैक्स होगा, ये आपका क्या होगा, r मैक्स। स्लोप घटता हुआ आ रहा है तो स्लोप को क्या लिखूंगा, -k
ठीक है। तो सर अब ये भी बता दो, कौन ये जो आगे जाएगा ना, ये कहाँ तक जाएगा। देखो भाई, इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको आर बाय एस निकालना होगा, आर बाय एस। ठीक है, इसके लिए आर बाय एस निकालना होगा और आर को 0 पुट करना होगा। लिख देता हूँ एक्स इंटरसेप्ट, आर इज इक्वल टू 0, आर बाय एस को निकालना है। तो पता है क्या आएगा, आर बाय एस बराबर, देखना भाई, पता है क्या आएगा, आर बाय एस बराबर, बताता हूँ भाई क्या आएगा। देखो, ये आ जाएगा आपका, ये तो 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आर मैक्स बाय के एम, आर मैक्स बाय के एम आ जाएगा भाई। बेशक चेक कर लेना, इसको 0 पुट कर देना, इसको 0 पुट कर देना, और आर मैक्स को उधर लेकर चले जाना, और के एम नीचे चला जाएगा, तो आपका ये आर मैक्स बाय के एम ही आ जाएगा। ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट टर्म और बची हुई हैं, पहला कैटालिटिक एफिशिएंसी, कैटालिटिक कांस्टेंट, और या फिर टर्नओवर नंबर। ठीक है, टर्नओवर नंबर, टर्नओवर फ्रीक्वेंसी, या फिर कैटालिटिक कांस्टेंट, और एक क्या, कैटालिटिक एफिशिएंसी। दोनों ही मैं आपको बताता हूँ फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए मजेदार, यहाँ पर टर्नओवर नंबर, टर्नओवर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। टर्न ओवर नंबर, टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी, और क्या कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं कैटालिटिक कांस्टेंट। ये क्या बताता है, जो टर्न ओवर नंबर होता है ना, ये बताता है, जो टर्न ओवर नंबर होता है ये क्या होता है, TON, दिस इज नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मोलिक्यूल, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मोलिक्यूल, मोलिक्यूल कन्वर्ट टू प्रोडक्ट by number of enzyme into टाइम, नंबर ऑफ एंजाइम इनटू टाइम। बेसिकली बहुत बार ऐसा भी होता है भाई, ऐसा भी होता है कि नंबर की जगह क्या आता है, अमाउंट आ जाता है, फिर दोनों ही जगह क्या आ जाएगा आपका, अमाउंट ही आ जाएगा भाई। यहाँ पर नंबर और यहाँ पर नंबर, तो यहाँ पर भी अमाउंट आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका, अमाउंट ही आ जाएगा। ठीक है। जो एंजाइम कैटालिसिस है उसमें जो टर्नओवर नंबर है वो क्या होता है, वो होता है आपका K2। क्या बोलते हैं इसको, K2 को ही टर्नओवर नंबर या फिर टर्नओवर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। K2 को ही टर्नओवर नंबर या फिर टर्नओवर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी क्यों, क्योंकि K2 की यूनिट क्या होती है, पर सेकंड होती है। K2 की यूनिट क्या होती है, पर सेकंड होती है। एक लास्ट टर्म बची हुई है, कौन सी, कैटालिटिक एफिशिएंसी। बहुत आसान है, कैटालिटिक एफिशिएंसी, कैटालिटिक एफिशिएंसी ईटा, ये क्या होती है भाई, K2 डिवाइड बाय Km। सिंपल, और कुछ ध्यान नहीं रखना, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा भी नहीं। और अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस किस तरीके से आप सोल्व करेंगे, कैसे कैसे आपको अप्रोच करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा जो आपको डील करने हैं, आपको देखने हैं, आपको सोल्व करने हैं, और कमेंट सेक्शन में उनका आंसर आपको देना है। ठीक है, चलिए भाई देखिए, अगर आप विज्ञान वृक्ष के किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो नेट का, गेट का, जेम का, CUET PG का, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई भी कोर्स, PGT केमिस्ट्री का कोई भी कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको डाउनलोड करना होगा विज्ञान वृक्ष ऐप। आपको मिलेगा कंप्लीट कोर्स, टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स, असाइनमेंट, डाउट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ आपको इंक्लूड होगा। बैचेज हमारे पास लाइव भी अवेलेबल हैं, रिकॉर्डेड भी अवेलेबल हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड भी अवेलेबल हैं, और बेसिक टू एडवांस बैचेज भी उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनका ग्रेजुएशन अच्छा नहीं रहा या फिर जिनका मास्टर्स अच्छा नहीं रहा, जिनको बेसिक्स नहीं आते हैं, उनके लिए। ठीक है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक इंडिविजुअल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। आप दी गई कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल के ऊपर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे खास बात है, हमारे जो प्राइसेस वो क्या रहते हैं, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस हमारे रहते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हमारी ऐप के ऊपर आपको मिलेंगी, जैसे कि क्वेश्चन बैंक, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस विद वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा रिवीजन प्रोग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब मैं क्वेश्चंस की तरफ मूव करता हूँ। नेक्स्ट ये रहा पहला क्वेश्चन भाई, देखो
फॉर एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन लाइन वीवर बर्क प्लॉट, जैसे ही ऐसा बोलता है मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, 1/r वर्सेज 1/s है, 1/r वर्सेज क्या है, 1/s है। जैसे ही इसने बोला तो मेरे दिमाग में तुरंत क्या आएगा भाई, 1/r वर्सेज 1/s किया होगा। सही है, बिल्कुल किया होगा भाई। ठीक है, देख लेते हैं। स्लोप और इंटरसेप्ट दे दिया। अब ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, जब हमने 1/r वर्सेज 1/s ग्राफ बनाया था, ठीक है, ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था। इसका स्लोप हमारा कुछ ऐसा आया था, ठीक है, 1/r वर्सेज 1/s। स्लोप क्या आया था, स्लोप आया था हमारा km/r max। सही है, और ये हमारा क्या आया था भाई, ये हमारा आया था 1/r max। कहानी खत्म हो जाएगी इतने में ही। अब इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है 40, और इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है, 4। तो क्या पूछ रहा है आपसे, कैटालिटिक एफिशिएंसी आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई, कैटालिटिक एफिशिएंसी आपसे पूछ रहा है, और साथ ही साथ क्या दे रहा है, इनिशियल एंजाइम का कंसंट्रेशन E0 भी आपको दे रहा है, 2.5 गुणा 10⁻⁻9। चलिए भाई यहाँ से शुरू करते हैं। भाई हमें पता है 1/r max 4 है, तो 1/k2 क्या है, 4 इंटू E0 है। सही है, तो 1/k2 क्या आएगा भाई, 4 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻9। तो K2 कितना आ जाएगा भाई आपके पास, 10⁻8। K2 कितना आ जाएगा, 10⁻8 आ जाएगा। सही है। अब km/r max भी दिया हुआ है, ध्यान से देखोगे तो ये रहा भाई, km/r max ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, और 1/r max आपको दिया हुआ है, तो क्या कहूँगा, km इंटू 1/r max इज इक्वल टू 40, km इंटू 4 इज इक्वल टू 40। km कितना आ जाएगा भैया, 10 आ जाएगा। पर आपसे ना तो टर्नओवर नंबर पूछा और ना आपसे माइकल मेंटन कांस्टेंट पूछा, आपसे क्या पूछा, कैटालिटिक एफिशिएंसी। वो क्या होगी, वो हमारे पास होगी ईटा बराबर K2/km। तो K2 कितना है, 10⁻8, वो कितना है, 10। तो बड़ा सिंपल है, आसानी से सोल्व कर लिया और आंसर आया 10⁻7। दिस इज कैटालिटिक एफिशिएंसी, जो 10⁻7 है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, स्लाइड मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर, उसके आप टेंशन ना लें। यहाँ पर देखिए एक और सवाल, इन माइकल मेंटर मैकेनिज्म फॉर एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन द एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड इज, देखो ये एक्सप्रेशन आपको मिला है। अब कुछ भी नहीं करना, जो भी हमारे पास एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन में माइकल मेंटन इक्वेशन आती है लास्ट वाली, जो रेट एक्सप्रेशन आता है, उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। जैसे ही आपने कन्वर्ट कर दिया, क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। क्या पूछ रहा है भाई आपसे, आपसे पूछ रहा है K2 मतलब K3 से रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर ये बोल रहा है भाई एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट के बीच में जब ऐसा बना, तो ये आपका क्या है, ये आपका K1 है, ये K2 है। हमने इसको K-1 लिखा था, और ES से कहाँ जा रहे हो, प्रोडक्ट, ये क्या है आपका K3। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया था वो क्या आया था बच्चों, वो आया था भाई R बराबर यहाँ पर K3 इंटू E0 इंटू S डिवाइड बाई Km प्लस S। क्या बोल रहा है, इस तरीके से चाहिए भाई इसको। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है मुझे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, इसको नीचे लेकर आना होगा। तो क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई R Km इंटू R Km, ठीक है, प्लस R इंटू S डिवाइड बाय, यहाँ पर हमें E0 और S चाहिए, K3 इधर छोड़ देता हूँ। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर E0 और S है, तो E0 S को यहाँ ले लेता हूँ नीचे। खत्म हो जाएगा क्वेश्चन भाई, कहानी खत्म होगी इसकी। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा R Km बाई E0 S प्लस, देखो S से S कैंसिल, तो क्या बचेगा R बाई E0 इज इक्वल टू K3। तो ये बनेगा R Km, ध्यान से देख लो कन्वर्ट हो गई इक्वेशन उसी में। बस थोड़ा सा दिमाग आपको खुला रखना है, अगर आप दिमाग खुला रखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके आसानी से सोल्व भी हो जाएंगे। अब यहाँ पर केवल V E0S है, एक्चुअल में रेट और वेलोसिटी सेम होती हैं, वहाँ पर वो रेट को V से बता रहा है, वेलोसिटी से बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर R बाय E0 है, तो यहाँ पर Km नहीं है, यहाँ पर कोई भी Km नहीं है, तो Km यहाँ से हटाना होगा। ये क्या आएगा, R बाय E0S इज इक्वल टू K3 बाय Km माइनस 1/Km
आर बाई ई नॉट। कंपेरिजन कर लो भाई, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग देखो कंपेयरिंग से क्या होगा, 1/km किसके बराबर है, 10⁴ के, 1/km बराबर 10⁴, km बराबर 10⁻⁻⁴। आ गया भाई माइकल मेंटन कांस्टेंट। तो एक ही ऑप्शन बचा है, ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। एक्चुअल में यही आंसर होगा, हालांकि ये भी हो सकता है पर चेक करोगे ये नहीं आएगा। कैसे, और क्या पूछ रहा है, K3। तो यहाँ पर K3/km कितना है, 1.4 गुणा K3/km, 1.4 गुणा 10⁻12। K3 बराबर 1.4 गुणा 10⁻12 इंटू km। तो K3 बराबर 1.4 गुणा 10⁸। तो आंसर होगा आपका सी। ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ था, ठीक है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन तो हटा दिए, बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं भाई यहाँ से, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है रिसेंटली भी, जून 2023 में भी और दिसंबर 2023 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो मतलब इंपॉर्टेंट है टॉपिक, हल्के में नहीं ले सकते इसको। और इसको वो बच्चा भी करके जा सकता है जिसने फिजिकल नहीं किया हो, क्योंकि दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, दो ग्राफ ध्यान रखने हैं, कैटालिटिक कांस्टेंट और टर्नओवर फ्रीक्वेंसी, कैटालिटिक एफिशिएंसी ध्यान रखना है, खत्म हो गई कहानी। एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन स्लोप 1/r वर्सेस 1/s, सही है, ये बनेगा भाई। स्लोप क्या होगा, km/r मैक्स, कितना दिया गया है 40, सही है भाई, ठीक है। कैटालिटिक एफिशिएंसी पूछ रहा है भाई, कैटालिटिक एफिशिएंसी पूछ रहा है, एंजाइम कंसंट्रेशन आपको दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से हमें K2 निकालना होगा, आई थिंक इसमें कुछ डाटा मिस होगा मेरे ख्याल से, तो ठीक है, हो सकता है इसमें K2 वगैरह कुछ ना कुछ ना दिया हो, K2 वगैरह हो सकता है कुछ ना कुछ मिस हो इसमें, मुझे लगता है इसमें कुछ ना कुछ K2 की वैल्यू दी हुई होगी। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर इंटरसेप्ट और लिख सकते हैं, इंटरसेप्ट लिख लीजिएगा, वो आपका 4 है, ठीक है, हो जाएगा। तो इंटरसेप्ट कितना दिया गया है आपको, ये रहा भाई 1/r मैक्स 4 है, ठीक है। 1/r मैक्स आपका कितना आया है भाई, ये आपका आया है 4, ठीक है। तो 1/K2 इंटू ई नॉट कितना आया एक्चुअल में 4, तो 1/K2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 इंटू ई नॉट, ई नॉट तो दिया ही हुआ है कितना 2.5 माइक्रोमोलर, तो 2.5 गुणा 10⁻⁻6, तो आ जाएगा 10⁻⁻5। तो K2 कितना आ जाएगा, ये आएगा 10⁻5, 10⁻5, आई थिंक ये रहा होगा कुछ ना कुछ माइक्रोमोलर, माइक्रो तो 6 ही होगा यहाँ पर, हो सकता है कुछ ना कुछ डाटा में इधर उधर हो गया हो, बाकी आपका क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। या तो यहाँ पर 4 नहीं होगा या फिर 400 होगा, कुछ और होगा, इस तरीके से आप इसको क्या कर लेंगे भाई, सोल्व कर लेंगे, ठीक है। जो भी आपका बनता होगा वो हम लोग यहाँ से देख लेंगे। आई थिंक इसमें डाटा में कुछ इशू है, क्योंकि मैंने यहाँ से खुद से वैल्यू दी है, इंटरसेप्ट 4 मानकर करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा, 4 मानकर नहीं करेंगे तो आपका आंसर आई थिंक कुछ और आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपका आंसर यहाँ पर माइनस माइक्रोमोलर है, माइक्रोमोलर है तो ये तो सही लिखा है, मिली नहीं माइक्रो, 10⁻⁻6 ही होगा, सारी चीज़ें तो सही हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर क्वेश्चन एक बार रीचेक कर लीजिएगा आप, क्वेश्चन रीचेक, डाटा, डाटा में थोड़ा सा इशू है इसमें, आप चेक कर लेना एक बार। अप्रोच यही रहेगी, सेम टू सेम अप्रोच में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, ये रहा वी मैक्स एंड के एम, आपको वी मैक्स दिया है और के एम दिया है भाई। वी मैक्स क्या मतलब, आर मैक्स आपको दे दिया, ये रहा भाई 2 गुणा 10⁻⁻3, के एम भी दे दिया बेचारे ने भाई 10⁻⁻6। द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट का भी कंसंट्रेशन दे दिया 10⁻⁻6। तो रेट क्या होगा भाई, ये होगा आर मैक्स इंटू एस डिवाइड बाई के एम प्लस एस, हो गई कहानी खत्म। आर मैक्स ये रहा, ठीक है, सबस्ट्रेट ये रहा, नीचे भी सबस्ट्रेट है ये रहा, ये भी ये रहा, दोनों बराबर ही तो हैं, ये भी यही है और ये भी यही है, दोनों बराबर हैं। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 से 2 10⁻⁻3 आ जाएगा भाई आंसर, ये आंसर आ जाएगा भाई बी, खत्म हो गई कहानी, ठीक है।
वैसे भी पता होना चाहिए। सिंपल कॉन्सेप्ट था, क्या कहा था, जब Km और S बराबर हो जाते हैं, यहाँ पर देखो यही तो S है और यही Km है, तो जो रेट है वो क्या हो जाएगा, इन दोनों के इक्वल होने पर जो रेट है वो क्या हो जाएगा, R max बाय 2 हो जाएगा। तो सीधा यहाँ से 2 काट देना था और आंसर आपका आ जाता। मुझे नहीं लगता इसमें कोई और दिक्कत या डाउट आपको रहता। ठीक है, अगला सवाल ये रहा भाई, द स्लोप और इंटरसेप्ट, स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1/r वर्सेस 1/s। आपको स्लोप और इंटरसेप्ट दिए हुए हैं भाई, फिर से मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मतलब ये इंपॉर्टेंट तो है। ठीक है, स्लोप क्या होगा, Km/r max, सही है भाई। कितना स्लोप दिया गया है आपको, 300। हाँ ठीक है, पहला स्लोप है, दूसरा इंटरसेप्ट है। स्लोप है 300, इंटरसेप्ट 1/r max कितना दिया गया है आपको, 2 × 10⁵ आपसे क्या पूछ रहा है, माइकल मेंटन कांस्टेंट पूछ रहा है। तो इसको क्या लिखूंगा, दिस इंप्लाइज, बड़ा सरल है जी, बड़ा सरल है, Km × 1/r max इज इक्वल टू 300। सो Km इंटू 1/r max ये रहा, 2 × 10⁵ Km बराबर 300 बाय 2 × 10⁵, ये आ जाएगा Km बराबर 150 × 10⁻⁻5, 1.5 × 10⁻³ जो है वो सही जवाब हो जाएगा। 10⁻³ जो हो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गए आपके लिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, हायर माइकलिस मेंटन कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एन एंजाइम ऑफन डिनोट, आपके सामने ABCD ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये आपको जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फॉर एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ ए प्लॉट ऑफ R/S वर्सेस R। ठीक है, R/S वर्सेस R का क्या दिया गया है आपको, R/S वर्सेस R, ध्यान से देखो, R वर्सेस R/S नहीं है, R/S वर्सेस R है, ध्यान से क्वेश्चन का जवाब देना है। और द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज, आपको सारी वैल्यू दे रखे हैं, आपसे क्या पूछ रहा है, एंजाइम का इनिशियल कंसंट्रेशन पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी फॉर द कैटालिटिक रिएक्शन, ए 1 मोल से कहाँ जा रहा है, बी जा रहा है, ऊपर कैटलिस्ट का अमाउंट दिया हुआ है, नीचे 5 घंटे दिए हुए हैं, विद 90% यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट इज। ठीक है, ये क्वेश्चन के जवाब आपको ABCD, या फिर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर A होगा, B होगा, C होगा या फिर D होगा, दूसरे का ABCD और तीसरे का भी ABCD की फॉर्म में आपको आंसर देना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताना ना भूलें। थैंक यू सो मच। इन सवालों का जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।